नमस्ते। मेरा नाम है सुयोग और आज मैं बात करना चाहता हूँ शरद पवार जी को लेकर और एक मराठी एक्ट्रेस को लेकर जो नया हंगामा खड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बारे में। तो हुआ कुछ ऐसा है कि शरद पवार जी ने कुछ दिन पहले एक अपनी सभा में एक कविता सादर की और कविता पढ़ के सुनाई। वो कविता लिखी हुई जो थी, वो कवि जो थे वो एक ऐसे समाज से आते हैं कि जब पुरखों से पत्थर से मूर्तियां बनाने के काम में माहिर थे। तो उन्होंने कई ऐसी मूर्तियां बनाई होंगी या उनके पुरखों ने बनाई होंगी जो जो मूर्तियां अलग अलग मंदिरों में आज पूजी जाती है। तो उस कवि ने उस कविता में लिखा है कि आप जिस भगवान को पूजते हो मैं उसका बाप हूं, मतलब मैंने उसे पैदा किया, मैंने उसे जन्म दिया है। अब कवि के तौर पे तो ये ठीक है कि कवि एक सोच सकता है, कह सकता है कि मैंने इस मूर्ति को जन्म दिया है। उसने भगवान को जन्म नहीं दिया, भगवान की मूर्ति उसने बनाई है। लेकिन खैर, मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भावना में बोल जाते हैं या फिर लिख लेते हैं। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जो मूर्तिकार है उसने इस भावना से शायद मूर्ति बनाई हो कि मैं जैसे खुद भगवान को बना रहा हूं अपने हाथों से। तो ये भावना, ऐसा समर्पण हो सकता है और जिसकी वजह से किसी आदमी को ये अधिकार प्राप्त भी हो कि वो बोल रहा है कि मैंने भगवान बनाया है खुद। खैर, वो कवि का कविता में उसने जो लिखा वो कवि का बिंदु था। शरद पवार जी ने वो कविता पढ़ के सुनाई और काफी बवाल हुआ। इसके पहले भी शरद पवार जी की पार्टी के कुछ नेता, उन्होंने जो पूजा विधि में मंत्र पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनके बारे में काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और काफी मजाक उड़ाया था। तो उसके लेकर शुरू हुआ बवाल, अभी तक रुका नहीं था। तो इस तरह से खास करके ब्राह्मण समाज काफी नाराज भी था। अब क्या हुआ है, तो इस नए बवाल से कुछ लोग और नाराज हो गए और किसी ने फेसबुक पे कोई एक कविता लिख दी, जो कविता एक्चुअल मीटर में भी नहीं बैठती, लेकिन अभंग की तरह वो लिखने की कोशिश की गई है। और वो कविता मतलब काफी हद तक आपत्तिजनक, मतलब सच कहे तो आपत्तिजनक ही है शरद पवार जी के बारे में। लेकिन बहुत लोग लिख जाते हैं, क्या पता कि इसको कौन कौन देखता है। तो शायद उसमें से एक था कोई एक बंदा जिसने लिख दिया, लेकिन वो शेयर किया किसी एक एक्ट्रेस ने, मराठी सीरियल्स में काम करने वाली कोई एक्ट्रेस, उसने वो शेयर कर दी। नीचे कवि का नाम है जिसने ये कविता बनाई है, जो भी बनाया वो उसका नाम नीचे है, लेकिन वो उसने शेयर किया। अब उसके ऊपर एफआईआर बन रहा है उस मराठी एक्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि उसमें शरद पवार जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। तो उसके ऊपर एफआईआर बन रहा है। इस बवाल की शुरुआत हुई थी जब खुद शरद पवार जी ने अपनी सभा में भगवान को लेकर ऐसा कहा था कि जो भगवान आप मानते हो वो उसका मैं बाप हूं। और वहां से ये एक्चुअली बवाल शुरू हुआ है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आई है और ये किसी ने शेयर कर दी है। तो उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो जो लोग आज एफआईआर कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनके कुछ नेता टीवी पे आके, शरद पवार जी की पार्टी जो है एनसीपी, उसके कुछ नेता टीवी पे आके बोल रहे हैं कि शरद पवार जी का इस तरह से किया हुआ अपमान ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ शरद पवार जी का अपमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरद पवार जी का अपमान या इतनी गलत टिप्पणी शरद पवार जी के बारे में करना ये किसी भी हद तक, किसी भी लेवल, किसी भी कारण से जस्टिफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये महाराष्ट्र का अपमान नहीं है। हाँ, मतलब ये दो अलग अलग चीजें, इनको अलग अलग ही रखा जाए। दूसरा, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि हमारे नेता है, ये सिर्फ हमारे नेता नहीं है, हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे मार्गदर्शक है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हम वो शरद पवार जी की पार्टी के कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता शरद पवार जी के बारे में जो अच्छा बोलेंगे, हम लोग उसको थोड़ा बढ़ा के अगर देखें, मतलब वो अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छा बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना बहुत समझे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं ऐसा, शायद उनकी मन की भावना बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वो तभी थोड़ा अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन वो हम लोग बहुत करके देखो, वो अल्टीमेटली क्या बोलेंगे आखिर में, तो बोलेंगे शरद पवार खुद हमारे लिए, मतलब उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए शरद पवार किसी देव से कम नहीं है, किसी भगवान से कम नहीं है, वो किसी भगवान के जैसे है। और हमारी भगवान के ऊपर कोई गलत घटिया टिप्पणी करेगा फेसबुक के ऊपर, तो हम उसके ऊपर कोर्ट में तो केस लेके ही जाएंगे। इसलिए आज एफआईआर तो होगी, बिल्कुल सही।
तो आपके भगवान के ऊपर या आपके नेता के ऊपर की हुई टिप्पणी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, लेकिन खुद शरद पवार ने अपनी सभा में वो कविता जो पढ़ी उसमें एक वाक्य था कि आप जिसको भगवान मानते हो मैं उसका बाप हूं। वो वाक्य तो भगवान के बारे में था डायरेक्टली, और कुछ लोग उससे आहत हुए, कुछ लोगों को वो बुरा लगा। अब शरद पवार अगर बोलेंगे कि वो कविता मेरी नहीं है, किसी और ने वो कविता लिखी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैंने सिर्फ कविता पढ़ी, तो ये लड़की भी तो शेयर ही कर रही थी ना किसी दूसरे की कविता, वो कहां खुद लिख रही है। मतलब न्याय एक के लिए एक और दूसरे के लिए अलग, ये कहां तक लेके जाएंगे हम लोग। वो लड़की, वो जो मराठी एक्ट्रेस है उसने वो थोड़ी लिखा है, वो किसी और ने लिखा है, और जो लिखा है उसने बस उसको कॉपी पेस्ट किया और नीचे उसका नाम भी है कवि का, जिसने वो लिखी हुई कविता। वो मानते घटिया ही कविता है, चलो ठीक है, लेकिन वो किसी और ने लिखी है, तो इस लड़की ने शेयर की। अब शरद पवार जी ने भी तो एक कविता शेयर की थी। हम लोग कविता पढ़ते हैं, 8-10 लोग बैठे, सभा है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सभा तो छोड़ देते हैं, हम लोग अगर 8-10 लोगों में बैठे हैं और मेरे पास कुछ है पढ़ने लायक, तो मैं अपने मोबाइल पे वो खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ए यार मैं आपको ना ये एक मैंने कुछ लिखा था कुछ दिन पहले, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ऐसा कर, फिर मैं पढ़ता हूँ। ये शेयर करना ही तो है, कविता पढ़ना, इसको शेयर करना कैसे नहीं कहेंगे आप। कविता फेसबुक पे शेयर करना या कविता पढ़ के सुनाना, ये भी तो शेयर करना ही हुआ ना। तो शरद पवार भी शेयर ही कर रहे थे, और शरद पवार की कविता में जो एक लाइन थी वो तो बहुत ही भद्दी थी, तो उसके बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एफआईआर होगा तो एफआईआर सिर्फ इस एक्ट्रेस के ऊपर कैसे होगा। लेकिन यहां से शुरू होती है शरद पवार की भेदभाव की राजनीति। वो जो राज ठाकरे बोल रहे थे ना कि शरद पवार जी ने जब से अपनी पार्टी एनसीपी बनाई है तब से उन्होंने सिर्फ भेदभाव की राजनीति बढ़ाई है महाराष्ट्र में। और शरद पवार ने पहले उनके बारे में बोला मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, और फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले डाली। तो ये जो भेदभाव की राजनीति है शरद पवार की, इसका यहां पे किस तरह से परिचय होता है इस किस्से में। तो जो शरद पवार क्या कर रहे हैं, किसी और की कविता पढ़ के बस सुना रहे लोगों को, और ये फिल्म, ये मराठी एक्ट्रेस क्या कर रही है, किसी और की कविता पढ़ के नहीं लेकिन फेसबुक पे शेयर करके बता रही है लोगों को। दोनों ही शेयर ही कर रहे हैं ना, दोनों में से किसी ने अपनी खुद की थोड़ी लिखी हुई है ये। अगर कुछ आपत्तिजनक है तो वो कवि ने लिखा है। शरद पवार भी तो यही कह रहे थे, जब उनके ऊपर बवाल हो, उनके वो सवाल आया, तब कुछ लोगों ने जो बोला क्या बोला था, उन्होंने कहा था अरे ये शरद पवार को क्यों घसीट रहे इसमें, वो तो सिर्फ अभी कविता सुना रहे थे, वो कविता उनकी थोड़ी लिखी हुई है। वो जो वाक्य, जो पंक्ति आपको पसंद नहीं आ रही है, वो शरद पवार की थोड़ी लिखी हुई है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कविता है, ये कविता भी इस एक्ट्रेस ने नहीं लिखी हुई। अब तो कम से कम समझ में आ जाए कि जो न्याय शरद पवार की डिफेंस में, बचाव में आ सकता है, वो उस लड़की के खिलाफ कैसे काम कर जाएगा। वहां पे तो सही न्याय होना चाहिए। फिर यही तो है भेद का राजकारण, है भेदभाव की राजनीति, इसी को तो कहते हैं कि एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और कायदा, इसी को तो भेदभाव कहते हैं। और ये शरद पवार बहुत एक्सपर्टली करते आए। मुझे आज अभी भी वो किस्सा याद आ रहा है कि जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के परेड के बाद ट्रैक्टर परेड के नाम पर भीड़ बेकाबू हो गई और वो सचमुच दंगाई निकले, और जिन्हें पूरी वाट लगा दी। दिल्ली पुलिसों में से 500 लोगों को चोटें आई, कुछ लोगों को गंभीर चोट आई। ट्रैक्टर किसी के ऊपर चढ़ा दिया है, क्या क्या नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगा उतार के नीचे फेंक दिया गया। और ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा था, तो उनको जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे वो है तो फेसबुक से, ट्विटर से या व्हाट्सएप से उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन आ रहे थे कि आपको ये करना है। और इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहे थे, या तो पाकिस्तान से आ रहे थे, या फिर टर्की से आ रहे थे, या फिर कनाडा से आ रहे थे। तो अगली बार ऐसा कोई दंगा ना हो और बाहर से इंस्ट्रक्शन, और अगर तुम में से जो ये तिरंगा नीचे फेंक के दिखाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा, ये टाइप की घोषणाएं इन लोगों तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए सरकार ने वहां का इंटरनेट ही बंद करा दिया उन लोगों का।
तो ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और पॉर्न स्टार मिया खलीफा ये सामने आ गई बताने के लिए कि इन लोगों का बेसिक जो राइट है, ह्यूमन राइट, इसका भी हनन हो रहा है। अरे अपने देश के झंडे की इज्जत कर नहीं सकते, उनको बस इंटरनेट रोका है, गोली मार देनी चाहिए थी, उनका बस इंटरनेट रोका था, उसके बारे में इतना बवाल। और ऑपोजिशन पार्टियां, मतलब ये कांग्रेस, एनसीपी वगैरह सारे पार्टियां ऑपोजिशन वाली, वो तो चाहती थी इस बवाल को आगे बढ़ाए। तब अचानक ऐसा हुआ कि दो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त दो ऐसे लोग, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों के ट्वीट आए और उन्होंने कहा कि हमारे देश भारत को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यहां पे जो भी समस्या है हम उसको सुलझाएंगे, अगर लोगों से निपटना पड़े निपटेंगे, अगर बाहर से कोई यहां पे इंटरफेयर कर रहा है उनका खात्मा करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हम लोग अपना अपना देख लेंगे, बाकी लोग बीच में घुस के नसीहत ना दे। इन शॉर्ट उनका यह कहना था कि आप अपना देखो, आपको भारत की ना समझ है ना अकल है, तो बिना वजह की बकबक मत करो। लेकिन क्योंकि ये बोलने वाले कौन थे, तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, तो ट्विटर पे और इंटरनेट पे जो बवाल हो रहा था कि जैसे मोदी सरकार ने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी इन लोगों का इंटरनेट रोक के, वो बवाल अचानक खत्म हो गया और लोगों ने माना हाँ यार ये तो सही है, हम लोग अपना देख लेंगे, हम लोग इतने बेवकूफ थोड़ी ना है। और ये कौन आती है मिया खलीफा, जो पॉर्न स्टार है, पॉर्न फिल्म्स में काम करती है, वो हमें इंडिया को सिखाई कि लोगों से कैसे निपटना है, क्या काम करना है। तो जैसे ही सचिन तेंदुलकर और इसका ट्वीट आया लता मंगेशकर जी का, उसके दूसरे दिन या उसी दिन शरद पवार को किसी ने, मीडिया वाले ने पूछ लिया कि वो सचिन तेंदुलकर इसके बारे में ट्वीट किया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। शरद पवार जी ने कहा कि मैं उसके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता, ये हर एक का अपना अपना फ्रीडम है, लेकिन मैं उसको इतनी ही सलाह दूंगा उम्र के लिहाज से कि तू जो काम में माहिर नहीं है उसमें तू बिना वजह फंस मत, टांग मत अड़ा। बस सचिन तेंदुलकर चुप हो गया, उसके बाद उसके बारे में कोई ट्वीट नहीं आया सचिन तेंदुलकर का। अब हमें जरा ढंग से हम लोग सोचे तो सचिन तेंदुलकर ने मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना को क्या सबक सिखाया, क्या बोल दिया था। तो उसने कहा था आप इंडिया को जानते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं इंडिया क्या है, हम लोग पैदा यहीं पे हुए, जिंदगी यहीं पे निकाली हमने, हमसे बेहतर आप तो नहीं बता पाओगे ना कि इंडिया की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो आप बिना वजह की बकबक कर क्यों रहे हो। तो क्यों ना आप चुप रहो और हमें अपनी परेशानी सॉल्व करने दो। तो ये हुआ सचिन तेंदुलकर का जो कहने का तात्पर्य था। अब शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को जो कहा उसका तात्पर्य क्या निकलता है, उसका तात्पर्य यह है कि बेटा तू क्रिकेटर था, जिंदगी भर तूने क्रिकेट खेली है, राजनीति तूने कभी की नहीं, जो कानून सम्मत होते हैं, जो कानून पास होते हैं, उस कानून को पढ़ना कैसे होता है, उसका मतलब कैसे समझना होता है, ये तूने कभी सीखा नहीं है, तो तू क्यों बीच में आ रहा है। अब शरद पवार की ये सलाह बिल्कुल सही लगती पहले नजरिए में, पहली नजर में तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन हम लोग ढंग से देखें तो सचिन तेंदुलकर भी तो यही कह रहा था। शरद पवार सचिन तेंदुलकर को क्या कह रहे हैं कि तुझे जो पता नहीं उसमें तू क्यों आ रहा है। अरे वो बीच में आ नहीं रहे सचिन तेंदुलकर, जो शरद पवार कह रहे वही तो बता रहा था रिहाना को, ग्रेटा थनबर्ग को और मिया खलीफा को, कि जो आपको पता नहीं उसमें आप क्यों घुस रहे हो, बिना वजह बीच में क्यों घुस रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है। तो जो पता नहीं उसमें टांग नहीं अड़ाते, ये जो सुभाषित है, ये जो एक अच्छा वचन है, ये जो किसी महान आदमी ने बोले हुए शब्द हो सकते हैं, वो अगर शरद पवार जी ने सचिन तेंदुलकर को बताए थे तो सचिन तेंदुलकर कुछ और नहीं करता, वो यही वचन तो उनको बता रहा था, मिया खलीफा को और ग्रेटा को और रिहाना को। लेकिन इसमें भी शरद पवार ने भेदभाव किया, मतलब शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर की बात समझने के बावजूद मैं उसको उम्र की तकाजे से और मेरे एक्सपीरियंस को पकड़े हुए मैं उसको बस इतनी ही सलाह दूंगा। और क्या सलाह दी, वही जो वो ऑलरेडी बोल चुका है उसी के ट्वीट में। लेकिन इसके बाद अनिल देशमुख ने बोला कि ये जो भारत रत्न है दोनों, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर,
इन्होंने जो ट्वीट किए, क्या उनके पीछे किसी का दबाव था? इसके लिए हम उनकी इंक्वायरी करेंगे। आप समझ रहे हो? होम मिनिस्टर मतलब पुलिस से इंक्वायरी करेगा या सीआईडी से इंक्वायरी करेगा? तो सचिन तेंदुलकर ने जो बोला वही नसीहत शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को दी। लेकिन सचिन तेंदुलकर की इंक्वायरी हुई, शरद पवार की इंक्वायरी नहीं हुई। इसे कहते हैं भेदभाव। ये जो भेदभाव की राजनीति है ये होती है कि आप एक ही बात बोलोगे। सचिन तेंदुलकर ने भी यही बोला कि जो आपको नहीं पता, इंडिया आपको नहीं पता, उसमें आप नहीं बोलो तो बेहतर होगा, हमें अपना काम करने दो। और शरद पवार ने भी यही बोला कि जो तुझे राजनीति नहीं पता तो उसमें मत बोल तो बेटर रहेगा, हम राजनीति जानते हैं, हम अपना काम कर लेंगे। दोनों ने एक ही बात बोली है, लेकिन इंक्वायरी सचिन तेंदुलकर की होने वाली थी। और वो इंक्वायरी करने वाले कौन थे? शरद पवार के पार्टी के होम मिनिस्टर। तो उनके ऊपर शरद पवार ने बस एक फोन करने की बात थी कि वो बोले नहीं इंक्वायरी करने वाले, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इंक्वायरी भी नहीं हुई शायद, लेकिन धमकी तो सचिन तेंदुलकर को दी थी इंक्वायरी करने की। ये है भेदभाव। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि जो शरद पवार बोलेंगे वही अगर सचिन तेंदुलकर बोलेगा तो भी शरद पवार की बात की वजह से सचिन तेंदुलकर को चुप रहना पड़ेगा। अब शरद पवार या तो पद्म भूषण या पद्म विभूषण उनको पुरस्कार मिला है, मोदी सरकार के आने के बाद ही मिला था। या तो पद्म भूषण में भूल गया, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। पद्मश्री नहीं, पद्मश्री से बड़ा होता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दोनों में से कोई एक है। लेकिन उससे बड़ा होता है भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सचिन तेंदुलकर का दर्जा ऊपर है, लेकिन उसकी इंक्वायरी करवाएंगे लोग। हालांकि बात एक ही थी, जैसे आज भी वही हुआ ना। जैसे शरद पवार ने एक आपत्तिजनक कविता और उसमें एक बेहद आपत्तिजनक वाक्य इनको जाहे खुले सभा में पढ़ के सुना दिया, बवाल हो गया। शरद पवार के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन ऐसी कोई कविता शरद पवार के ऊपर अगर लिखी जाए और लिखने वाला कोई और है, किसी ने बस शेयर किया, जैसे शरद पवार ने भी लिखी नहीं थी कविता, उन्होंने बस पढ़ के सुनाई थी, वैसे इस लड़की ने सिर्फ शेयर की है, लेकिन इस लड़की को एफआईआर हुई। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यही असल में शरद पवार की राजनीति जो है इसका बेस है। मतलब वो जो राज ठाकरे ने कहा था कि इन्होंने भेद की राजनीति की है, कि वो एक जाति और दूसरी जाति में भेद, एक धर्म और दूसरे धर्म में भेद, और डिवाइड एंड रूल की तरह भेद की राजनीति, ये तो कुछ भी नहीं है। आप शरद पवार की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर देखोगे और समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि शरद पवार ने जो बोला और शरद पवार ने जो किया, इसमें भी हमेशा बहुत बड़ा भेद था। तो इस भेद के ऊपर ही उनकी राजनीति बेस्ड है। मतलब शरद पवार तो कह ही नहीं सकते कि उनकी राजनीति भेदभाव के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि भेद के ऊपर ही उनकी राजनीति चली। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कंप्लीटली कुछ और। इसी के ऊपर उन्होंने अपना स्टेटस बनाया था पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। उसी की वजह से कुछ बार उनको सत्ता मिली, उसी की वजह से कुछ बार उनकी सत्ता गई। क्योंकि पहले तो लोग शॉक होते थे इनकी इस राजनीति की वजह से, तो कभी कभी शरद पवार को उसकी वजह से एडवांटेज मिल जाता था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बाकी सारे राजनेता बहुत केयरफुल हो गए उनके बारे में, वो कभी भी उनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि शरद पवार भले ईमानदारी से अलायंस की बात करे, तब भी सामने वाला हमेशा सोचता रहता था कि इसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं। इसलिए शरद पवार को किसी की सपोर्ट की वजह से कोई पद नहीं मिल पाया उसके बाद, वरना वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े लीडर उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि शरद पवार कभी भी पीछे से रस्सी खींच लेंगे। तो ये जो कथनी और करनी में जो भेद है, इस भेद के ऊपर ही उनकी राजनीति है। और जिसकी वजह से आज ये भी भेद हमें दिखाई देने को वापस मिल रहा है कि जहां पे उन्होंने जो किया है और किसी और ने जो किया है, वो हालांकि एक ही है, मूलतः तत्वतः एक ही बात है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के ऊपर तो एफआईआर हो रहा है।
ये मैंने सचिन तेंदुलकर के साथ होते हुए भी देखा था, और अभी ये मराठी एक्टर है उसके साथ होते हुए भी देख रहा हूं। अब रही सिर्फ एक ही बात, एक ही सवाल, और मुझे लगता है इसके बारे में बात करना जरूरी है, और शायद किसी ने इसके ऊपर गौर किया नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये बात करना जरूरी है। तो शरद पवार ने वो कविता सुनाई क्यों? 5-6 दिन की बात होगी पुरानी। तो 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले एक सभा में शरद पवार ने एक कविता सुनाई, जहां पे वो जो कवि है वो उस समाज से आता है, जैसे मैंने कहा कि वो मूर्ति बनाने वाला, शिल्प कला जानने वाला, और उसने कई मूर्तियां बनाई होंगी। तो उसने उस कविता में लिखा है कि वो सोशल इंजस्टिस की बात कर रहा है कि आप बात करते हो कि हम लोग, मतलब वो जो हल्की जाति या हल्के तबके के लोग होते हैं, तथाकथित, मैं प्रमोट नहीं करता, मैं जाति वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भेद करना पसंद नहीं करता, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उस कवि का कहना जायज है कि उसने ऐसे उदाहरण देखे अपनी लाइफ में, उसने ऐसी समस्याएं देखी है, और उस कवि का कहना है कि आप हमको हल्की मानते हो जाति, या हल्के दर्जे के इंसान मानते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जिस भगवान की पूजा आप करते हो, मैं उसका बाप हूं, मैंने अपने हाथों से उसको बनाया है। अब मेरा प्रश्न ये है कि शरद पवार ऐसी अलग अलग जातियों में जो लोग रहते हैं और जिनको उपेक्षा से देखा जाता है, जिनको किसी किसी समय तो बहुत बेहद अन्याय का सामना करना पड़ा था, तो शरद पवार की 60 साल की राजनीति के बावजूद वो अन्याय खत्म नहीं हुआ है, वरना ऐसी कविता आज सामने रखने की जरूरत नहीं थी। ये पहली बात। मतलब शरद पवार की राजनीतिक पूरी करियर ये कोई अच्छी सफल करियर नहीं कही जा सकती। मतलब इंडिविजुअली तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पूरी पोटेंशियल वाले थे, काबिलियत के हिसाब से शरद पवार कम नहीं थे, लेकिन बन नहीं पाए, तो जाहिर है ये भी एक फेल्योर ही है। लेकिन वो हमेशा बात करते शाहू फुले अंबेडकर, मतलब शाहू महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहेब अंबेडकर। तो उन्होंने हमेशा समाज में समता और एकता और समाज में सामाजिक न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। तो शरद पवार ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी सामाजिक एकता और न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ता हूं, लेकिन उसके बावजूद 60 साल के इतने बड़े सेलिब्रेटेड करियर, जहां पे वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उन्होंने हैंडल की, कृषि मंत्री भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े पदों पर उन्होंने अपनी करियर में कई पद ऐसे मिले हैं उनको। उसके बावजूद सामाजिक न्याय तो वो नहीं ला पाए, तो वो खुद भी उनकी एक विफलता है। अब ये तो मैं नहीं कहना चाहता कि अकेला आदमी सामाजिक न्याय लेके आ सकता है, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने लड़ाई लड़ी होती तो उस लड़ाई के भी कोई हमें दस्तावेज मिलते, कोई ऐसे हिस्ट्री में कोई रेफरेंसेस मिलते। उनकी राजनीति हमेशा सत्ता से जुड़ी हुई राजनीति रही है, तो वो नाम लेने के लिए शाहू फुले अंबेडकर का शायद नाम लेते, या फिर उनकी आस्था रही होगी, लेकिन उनकी राजनीति तो ऐसी नहीं दिखाई देती। आस्था हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की आस्था होती है और वो काम नहीं कर पाता, तो शायद ऐसा हो, क्या पता। लेकिन मेरे हिसाब से मामला ही कुछ और है। उन्होंने उस कवि की कविता क्यों सुनाई? फिर वो जानते थे इस वाक्य ऊपर बवाल तो जरूर होगा। ये जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है कि जिस भगवान को आप पूछते हो मैं उसका बाप हूं, ये कभी भी पूरे के पूरे भारत के लोग इसको सोच समझ के हाँ ठीक है ये कविता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर बवाल तो होना ही था, और ये बवाल होना ये शरद पवार को अच्छी तरह से पता था। तो उन्होंने ये कविता क्यों चुनी? क्या दूसरी कविता नहीं थी किसी वंचित समाज की? महाराष्ट्र में ही कितने लोग होंगे जो वंचित समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से कितने कवि भी है, तो किसी दूसरी कविता नहीं मिली। देखो समस्या क्या है कि जो सेंट्रल एजेंसीज आज महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा कर रही है, आए दिन किसी के घर पे रेड पड़ती है और करोड़ों पकड़े जाते हैं, और किसी के घर पे दफ्तर पे रेड पड़ती है और दस्तावेजों में 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 फ्लैट पकड़े जाते हैं, सैकड़ों करोड़ों का करप्शन के घोटालों का रिकॉर्ड बाहर निकल के आ रहा है। और 4 या 5 दिन पहले ही दाऊद के 30-40 गुर्गों को एनआईए ने पकड़ा है और उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो ऐसे टाइम पे ये जो सेंटर से आए हुए एजेंसीज है वो इतना काम कर क्यों रही है? इस महाराष्ट्र में एस्टैब्लिशमेंट बहुत पावरफुल लोग हैं, उनके ऊपर भी रेड क्यों पड़ी? तो उनको वो जो सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के, ईडी के
एनसीबी के, एनआईए के जो अफसर है, तो शायद उनको लगता है कि जब तक सेंटर में मोदी है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमें बचा लेगा। और कई शरद पवार उनके बारे में वार्निंग तो दे रहे थे कि आपका जो भगवान है ना, आप जिस भगवान को मानते हो ना, मैं उसका बाप हूं। मोदी के जो समर्थक है पूरे इंटरनेट पे, मतलब फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी हो, तो मोदी के विरोधक उन समर्थकों को भक्त कह के उनकी मजाक उड़ाते हैं। ये अंधभक्त है। तो अगर आप भक्त हो या अंधभक्त हो, लेकिन आप भक्ति तो करते हो, और आप भक्ति किसको करोगे? तो जो आप भक्ति करते हो, तो जाहिर है आप जिसकी भक्ति करते हो उसको आप भगवान मानते हो। तो शरद पवार कहीं ये तो नहीं बताना चाहते थे कि आप जिसको भगवान मानते हो मैं उसका बाप हूं? किसकी बात हो रही थी? और शायद इसकी वजह से मोदी समर्थकों की तरफ से इतना बवाल किया जा रहा है इंटरनेट पे। बात जरा सोचने वाली है। खैर, इस एक प्रकरण ने शरद पवार की राजनीति के कई पहलू और उनकी राजनीति की एक अलग विशेषता जो थी, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके हमेशा आते थे। क्योंकि उनकी, जैसे मैं कहा, उनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है, हमेशा भेद रहा है। तो उसकी वजह से वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके आते थे, उनकी वजह से उनके फायदे हुए, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि लोगों ने भरोसा करना ही छोड़ दिया। मतलब उनके कुछ मतदार है जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता, सहयोगी उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करते। इसलिए बहुत बार तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस में ही ऐसे नेता थे जिन्होंने शरद पवार को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन इन सारी चीजों की झलक बस एक, इन आज जो किस्सा हुआ कि जो शरद पवार ने कविता सुनाई, मतलब शेयर ही की किसी और की, और एक लड़की ने भी किसी और की कविता शेयर की, लेकिन उनके दोनों के बारे में महाराष्ट्र की पुलिस ने बड़ा ऑपोजिट रुख अपनाया, जिसमें जो भेद सामने आया, और इस भेद से शरद पवार की राजनीति का असल राज का भी भेद समझ में आता है। तो बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो किया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।